अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ खला बाय मानूर ज़ारा का 5th एपिसोड लेकर। और दिवाली की वजह से कुछ ज़्यादा ही छुट्टियाँ हो गई थी जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो इंशाल्लाह अब से कोशिश करूँगी कि डेली अपलोड करूँ। और अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। लाहौर पर अजीब सा मौसम उतरा हुआ था। दिन को शदीद धूप और रात को ठंडक हो जाती थी। ये शादियों का सीजन था और आज लड़की की बारात थी। सलीमा जान और यास्मीन एक दूसरे के बराबर में ही ख्वातीन की साइड पर बैठी हुई थी। यास्मीन के बराबर में ही बैठी अनजान औरत से उनकी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। और बातों ही बातों में यास्मीन ने महरोज का जिक्र कर दिया था। कुछ दिनों में ही उस औरत का फोन और फिर घर पर आना जाना हो चुका था। वो महरोज से गायबाना तौर पर मुतारुफ हो चुकी थी और उससे मुतासिर नजर आती थी। और फिर उन्होंने दिल की बात कर दी थी। वो अपने बेटे के लिए महरोज का हाथ मांग रही थी। यास्मीन को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सलीमा जान ने अपने हवासों पर काबू पाते हुए उनसे चंद दिन मांगे थे। कुछ दिन दोनों सोचती रहीं, अलबत्ता जरार इस तमाम वाक़े से बेखबर था। उन ख़वातीन को हाँ सुनने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो कितनी ही दफ़ा फ़ोन कर चुकी थी और आखिरी फ़ोन में वो असल मुद्दा भी ज़बान पर ले आई थी। वो चाहती थी कि महरोज़ लड़के को साथ ही जर्मनी बुला ले। महरोज़ अपने बिस्तर पर बैठी सुल्तान से पैक करवाई कढ़ाई गोश्त को नान के साथ तनावुल कर रही थी कि उसे हसीब की वीडियो कॉल मसूल हुई थी। कितने दिन बाद उसके घर पर बात हो रही थी। कैसी हो? यास्मीन चेहरे के आगे पकड़े फोन खुश नजर आ रही थी। हसीब लॉन्च में बैठा बीफ के टिक्के खाने में मसरूफ था, जबकि सामने कमरे में बैठी यास्मीन और दादी उसे साफ नजर आ रही थी। मैं बहुत खुश, आप लोग दुआएं कर रहे हैं ना? महरोज पुरसुकून लग रही थी। ये भी पूछने की बात है? यास्मीन ने सर झटका था। माँ से दुआ का नहीं पूछते। जब औरत माँ बनती है तो उसकी हर दूसरी बात, हर पहली दुआ औलाद के लिए होती है। सलीमा जान ने मुस्कुरा कर कहा था। इसलिए मेरी हर मुश्किल हल हो जाती है। महरोज ने तकिया दीवार से लगाकर टेक लगाई थी। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात करनी है। यास्मीन ने तमीज बांधी थी। वो एकदम ही संजीदा नजर आने लगी थी और अगले अल्फाज सोचने लगी थी। वो लब खोलकर बेवस्त कर देती थी। कहे ना। महरोज का दिल घबराहट का शिकार होने लगा था। एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का तो बहुत ही खूबसूरत है, इकलौता है अपने माँ बाप का। माँ तो अभी से फिदा हो रही है तुम पर मैंने उन्हें जरा इंतजार का कहा है कि पहले पूछ लूं तुमसे। फिदा? रेड फ्लैग। ना उस लड़के की माँ महरोज से मिली थी, ना बातचीत हुई थी, बस दूर दूर से ही फिदा हो रही थी। उसे लोगों के रवैये समझ आने लगे थे। उसे कुछ खटक रहा था। वो फिर रिजेक्शन की तकलीफ से नहीं गुजरना चाहती थी। वो जैसे माजी को फिर से जीने लगी थी। सलीमा जान पोती का बुझा हुआ चेहरा देखकर खुद भी बुझ सी गई थी। वो इस घर का तोता थी जिसमें सबकी जान बसती थी। लड़के ने अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मैं तो बस हाँ कहने वाली थी, फिर सोचा पूछ लूं तुमसे। क्या? क्या मुझे मंजूर है या नहीं? महरोज ने पुस्त आवाज में कहा था। हाँ मतलब बस हाँ कह दो ना। तो उन्हें मुझसे यानी? महरोज ने गला खंकारा था। मेरे बस से कोई मसला नहीं है। यास्मीन का चेहरा बुझ सा गया था। उनसे अगली बात नहीं बन पा रही थी। यास्मीन ने सास को और सास ने बहू को देखा था। उन दोनों ने यही सोचा था कि जब वो शर्त रख रहे हैं कि महरोज शादी के बाद लड़के को बाहर ले जाएगी, तो फिर लड़की वालों को भी शर्त रखनी चाहिए कि लड़की जैसी भी हो उससे निकाह करना होगा। हाँ, कोई मसला नहीं होगा। नहीं होगा? हाँ। यास्मीन ने अगली बात कहने के लिए लंबा वकफा लिया था। जब हम उनकी बात मानेंगे तो वो भी तुम्हारी बात मानेंगे। यहाँ कुछ रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, कुछ मफाद पर। हमें जिंदगी भी तो गुजारनी है ना। और जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं। फिर अकेले रहने से बेहतर है कि लोगों के भीड़ के साथ ही जिंदगी गुजार दी जाए। सलीमा जान हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने तेज तेज गिराने लगी थी। बस उनके होंठ हिल रहे थे, पर उन पर कोई विर्द, कोई जिक्र नहीं था। कैसी बात? कैसा मवाद? महरोज को माँ के फलसफे से कोई गर्ज नहीं था। वो तो बस इस शर्त को जानना चाहती थी जिसके अवज उसे अपनी आज़ादी बेचनी थी। मफादकार रिश्ता बनाना था। लड़के की माँ चाहती है कि तुम उसे अपने साथ जर्मनी ले जाओ। हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा है दोनों वही जिंदगी गुजारना। उन्होंने तैयद के लिए सास को देखा था जो इस बात में सर भी नहीं हिला सकी थी। मोरे, ये पाकिस्तान में रहने वालों को क्या लगता है कि जो लड़की बाहर चली गई है उससे निकाह करके उसके कंधे पर पैर रखकर हम बाहर सेटल हो जाएंगे? क्या बाहर सेटल होना इतना आसान होता है कि आप निकाह जैसे रिश्ते को इस्तेमाल करके एक सौदा बनाएं, एक डील? मैं यहाँ एक कैफे में बिल बनाती हूँ। कोई जर्मनी का चांसलर नहीं हूँ जो उसे यहाँ सेटल करवा दूंगी। अच्छा सौदा है। और अभी? महरोज की आवाज में दुख था। अभी से क्या मुराद है आपकी? अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है? वो यास्मीन ने गला खंकारा था। उसकी अभी तालीम मुकम्मल हुई है। लड़का कोई 23-24 का है। यास्मीन कहते हुए खुद भी तकलीफ महसूस कर रही थी।
उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। 23? महज पर तो पहाड़ टूट पड़े थे। क्या लोग बाहर जाने के लिए उम्रों का फर्क भी नहीं देखते हैं? क्या पैसा कमाना हर रिश्ते से अफजल है? मोरे, मैं 27 साल और वो 23। पूरे 4 साल छोटा है वो मुझसे। सिर्फ इसलिए उससे निकाह करूं कि बस मुझे शादी करनी है, चाहे रिश्ता बेजोड़ ही क्यों ना हो। वो मुझसे मेरे लिए नहीं, बाहर सेटल होने के लिए शादी करेगा। और क्या पता यहाँ आकर वो मुझे छोड़ जाए। वो क्यों अपने से 4 साल छोटी और एक प्रॉब्लम का शिकार लड़की से शादी करेगा? मफाद, अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। उसके गले में आंसू का गोला जमा होना शुरू हो गया था। उसे शदीद हद तक का एहसास हो रहा था। आंसू तो सलीमा जान की आंखों से भी गिरने लगे थे। अलबत्ता यास्मीन दिल मजबूत की बैठी रही। अब तस्बीह के दाने उनसे मजीद गिराए नहीं जा रहे थे। मुझे इसलिए शादी नहीं करनी कि वो सौदा हो। मेरा भी हक है कि मैं खुश रहूं और ऐसा साथी मिले जैसा आपका मिला है। आपको समझ नहीं आ रही कि वो सिर्फ लालच में शादी कर रहे हैं। आप उनसे आज कहे ना कि मेरी बेटी जर्मनी छोड़कर वापस आ रही है, तो वो आपको पूछे भी ना। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं जोड़ना मोरे, जिसमें खुशी और मोहब्बत ना हो, जो सिर्फ बोझ हो। जिसने भी कबूल करना है वो दिल से कबूल करे, ना कि इसलिए कि मैं बाहर आ गई हूँ। उन्हें मुझ में नहीं, बाहर जाने में दिलचस्पी है। महरूज की आंखों से आंसू गाल पर गिरना शुरू हो गए थे। प्लेट में रखे नान बड़े बड़े अकड़ गए थे। तो क्या करें? यास्मीन का लहजा एकदम ही दुरुस्त हो गया था। ये बाहर जाकर ज्यादा ही पढ़ने निकल आ गए। अगर यही करना है तो वापस आ जाओ, क्योंकि वहां तुम सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। और गुजारनी है तो फिर सिर्फ महरम रिश्ते के साथ, और वो भी जो हम तय करेंगे। मोरे, महरूज को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसके इर्द गिर्द बार लगा रही थी, और उसी बार के इर्द गिर्द कहीं दो बड़ी काली आंखें ठहर ठहर जाती थी। उसने दिल के मकाम पर हाथ रखा था। वह रद्द कर देना चाहती थी उन दो आंखों को। मैं मुझे इनकार का हक है। जिसके साथ दिल खुश ना हो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। खामोश हो जाओ। यास्मीन है। बेबे से मजीद महरोज के आंसू बर्दाश्त ना हो सके थे, तो यास्मीन का बाजू थाम लिया था। छोड़ें आप। यास्मीन ने माथे पर बल डालते हुए उनका हाथ झटका था। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप तकलीफ का शिकार है। तुम्हारी वजह से हम सब तकलीफ का शिकार हैं। तुम्हें बाहर जाने का शौक था, मगर ये जानती हो कि तुम्हें उन्होंने बाहर भेजा कैसे है? तुम्हें तो लगता है कि उन पर कर्ज सिर्फ 25 लाख का है, जबकि असल कर्ज तो 44 लाख का है। बस क्या तुम उनको नुकसान और हमें तकलीफ ही देती रहोगी? यास्मीन जानबूझकर फराग वाली बात गोल कर गई थी। इस वक्त उन्हें यही बेहतर लगा था कि महरोज को कर्ज के नाम पर ब्लैकमेल करके रिश्ते के लिए हाँ करवाई जा सकती है। यही उन्हें अपनी बेटी के लिए बेहतर लगा था। महरोज पर तो सख्त तारी हो गया था। हर चीज जामिद, उसका दिल फट रहा था। खान बाबा ने कैसे खुशी खुशी उसे रुखसत किया था, मगर दरपर्दा वो उनको कितना नुकसान पहुंचा चुकी थी। उसके इर्द गिर्द ऐसा सख्ता छा गया था कि उसे अपने कानों में बस साय साय की आवाज आ रही थी। सलीमा जान ना समझी से बहू को देख रही थी, मगर यास्मीन सास को नजरअंदाज किए चेहरे के तासुरात को संग बनाए महरोज को घेरे रही थी, और किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी। लोगों के यहाँ बेटियां पैदा होती हैं तो उनके नसीब बदल जाते हैं। तुम्हारी पैदाइश से तो हमारे नसीबों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बस हम रोते ही रहे। तुम जो वहां से कुछ महीनों बाद 1 लाख भेज देती हो ना, उससे कोई कर्ज नहीं उतरेगा। न जाने कितने साल लग जाएंगे कर्ज उतरने में। और तुम तो सिर्फ 2 साल के लिए गई हो, भला कैसे उतरेगा कर्ज? हम कब तक जिंदा रहेंगे? फिर क्या करोगी? लोग गिद्ध होते हैं, अकेली लड़की को खा जाते हैं, फजूल बातें बनाते हैं। तो फिर गिद्धों से बेहतर एक लालची मर्द का साथ नहीं है, जो तुम्हें खाएगा तो नहीं। लालची मर्द बोटी बोटी करके वक्फे वक्फे से खाता है, जबकि गिद्ध मुझे एक ही दफा से हड़प करके मेरी तकलीफ खत्म कर देगा। महरोज दिल गिरफ्तार लग रही थी, आवाज भी गीली सी थी। महरोज। सलीमा जान ने तड़प कर उसे देखा था। क्या फजूल बातें कर रही हो? चुप कर जाओ। अब तुमने जबरदस्ती की तो जरार को बता दूंगी। सलीमा जान यास्मीन को झड़कने लगी थी। उन्हें यास्मीन में अपना शौहर नजर आने लगा था, जो यूं ही तकलीफ दिया करते थे और एहसास भी नहीं करते थे। अगर आप लोगों ने उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। यास्मीन का लहजा इतना अटल था कि महरोज का दिल कांप गया था। सलीमा जान तो लाजवाब होकर यास्मीन का नया रूप देख रही थी। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है, मुझे भी तुम्हारी शादी की जल्दी है और उन्हें भी। मैं उन्हें हाँ कर दूंगी। जैसे ही शादी की तारीख तय होगी तुम आ जाना। ना आई तो मेरे जनाजे पर भी मत आना। वो नीचे को हत्तल अमकान सख्त बनाए अपना हुक्म सुनाकर सुर्ख निशान पर उंगली रख चुकी थी। वो फोन बेड पर रखते हुए फूट फूट कर रो रही थी। वो कब तक दिल को पत्थर रखकर महरोज के आंसू देख सकती थी? यास्मीन, क्या कर्ज वाली बात दुरुस्त है? सलीमा जान को हौल उठ रहे थे। आप खामोश रहें। क्या कर रही हो तुम? खुद भी रो रही हो और उसे भी रुला रही हो।
सलीमा जान ने यास्मीन के गोद में रखे हुए हाथों पर अपने हाथ रखे थे। इसलिए तो रो रही हूँ कि वो भी रो रही होगी, उसे तकलीफ हो रही होगी, मगर मुझे भी तो हो रही है। मैं इसीलिए उस पर सख्ती कर रही हूँ कि उसका अच्छा सोच रही हूँ, वो सोच रही हूँ जो इस वक्त इसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जवान है, सेहतमंद है। कल को ये जवानी नहीं रहेगी तो कौन होगा उसके पास। आप बीमार पड़ती है तो जरा आपको अस्पताल ले जाते हैं। आप इस उम्र में अकेली नहीं है, मगर उसको कौन अस्पताल लेकर जाएगा, उसके पास कौन होगा। आज रो रही है ना, कल खुद ही मेरी बात उसे समझ आ जाएगी। उन्होंने आंसू पोंछकर खुद को ज्यादा तसल्ली दी थी। उसे मेरी बात समझ आ जाएगी। वो दोनों एक शख्स को यकसर भूले रो रहे थे, गिला कर रहे थे, चुप रहने का वादा ले रहे थे, मगर वो शख्स लॉन्च में बैठा माँ बेटी की सारी गुफ्तगू सुन चुका था, हसीब सब सुन चुका था। फोन बंद तो हो चुका था, मगर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। ठंड आज फिर बहुत ज्यादा पड़ रही थी। वो कमरे की लाइट्स ऑफ करके कंबल ओढ़कर घुटने सीने से लगाकर लेट चुकी थी, पर नींद आंखों से दूर थी। कढ़ाई आधी से ज्यादा बच चुकी थी। नान बड़े बड़े ठंडे होकर अकड़ चुके थे। उसका दिमाग बस माँ की बातों में ही उलझ गया था। इतनी तकलीफ उसे अपने रिजेक्शन पर नहीं हुई थी जितना माँ के अल्फाज ने दी थी। तो वो उनके नसीब नहीं बदल सकी थी। वो बदकिस्मत थी और माँ बाप के लिए भी तकलीफ का बास बनी थी। यास्मीन की औलादें यास्मीन और ज़रार के लिए तकलीफ का बास ही बनते हैं, इसलिए उनकी 7 औलादों को अल्लाह ने वापस ले लिया था। फिर मैंने उसको क्यों जिंदा जाने दिया, क्योंकि इंसान को अल्लाह की मसलियत समझ नहीं आती। वो अपनी कमी पर रोता है, और जब कमी पूरी हो जाती है तो पता लगता है कि ना ही पूरी होती तो बेहतर था। उसे अल्लाह से गिला आया था। क्या था जो वो भी उन 7 बच्चों की तरह मुर्दा पैदा हो जाती। पैदा हुई भी तो एक इम्तिहान बनकर, जिसको उसके माँ बाप पास नहीं कर पा रहे थे। उसका वजूद कितना भारी था कि उसके माँ बाप किसी और पर ये बोझ डालना चाहते थे, और बोझ लेना नहीं चाहते थे। उससे खुद से नफरत महसूस हो रही थी, जो इतनी अनचाही थी। किसी को उसका वजूद नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसके साथ जुड़ा यूरोप नजर आ रहा था। तो उसके पास कुछ नहीं होगा और लोग उसे पूछेंगे भी नहीं। उसके अपनी क्या अहमियत थी, कुछ भी नहीं। उसने सारी रात रोते सोते जागते गुजार ली थी। सुबह 7 बजे ही वो कंबल फेंक के उठ गई थी। मुंह पर पानी की छींटे मारकर, मामूल के मुताबिक पौधों को पानी और चिड़िया को दाना डालकर वो आईने के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा हद से ज्यादा संजीदा था। उसकी रोई रोई सूजी हुई आंखें, सुर्ख नाक और फूले होठ साफ बता रहे थे कि वो बस रो ही रही थी। उसे वापस फ्रैंकफर्ट जाना था। वो अब उस शख्स की आंखों में 30 मिनट क्या 3 घंटे भी घूर सकती थी। वो ये जॉब हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। बालों को जूड़े में बांधकर उसने सफेद टोपी पहन ली थी। वो अमूमन सादा ही रहती थी, मगर आज आंखों की सुर्खी छुपाने के लिए उसने आंखों के नीचे कंसीलर लगाया था। होठों पर पिंक रंग का लिप ग्लॉस लगाने पर भी उसे अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई थी। उसे अपने आप से मजीद नफरत हो रही थी। न उसे अच्छी शक्ल मिली थी, न स्किन। उसने नफरत से अपने चेहरे के काले तिलों को देखते हुए आंखें फेर ली थी। उसे हर चीज से नफरत हो रही थी। काले रंग की घुटनों तक आती शर्ट पर गर्म कोट पहने वो अपना बैग लिए बोर्डिंग हाउस से बाहर निकल आई थी। उसे भूख का भी एहसास नहीं था। वो ऑटो को मैसेज करके फ्रैंकफर्ट की तरफ जाती पहली ट्रेन में सवार हो चुकी थी। फ्रैंकफर्ट में बादल बस बरसने को थे। पूरे लोग हंसते मुस्कुराते मुंह से भाप निकालते आपस में हो गुफ्तगू गाड़ियों में बैठ रहे थे, बस में चढ़ रहे थे, साइकिलों पर जा रहे थे। वो उन सब पर नफरत भरी निगाहें डालकर स्कूटीज में दाखिल हो गई थी। मैं इस पोजीशन के लिए दोबारा इंटरव्यू देने आई हूँ। उसने रिसेप्शन डेस्क पर जाते ही इतने खुश्क लहजे में सवाल किया था कि रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे चंद सानियां देखती रही थी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। आज वो अकेली बैठी हुई थी स्पीच राइटिंग के लिए। महरोज ने वजाहत देते हुए कहा था। लड़की सर हिलाकर फोन कान से लगा चुकी थी, और चंद लम्हे बाद उसे 5th फ्लोर पर जाने का कहा गया था। महरोज एक लम्हे की भी ताकीर किए बगैर दीवार की तरफ बढ़ी थी। दीवार सरक कर लिफ्ट बन गई थी। वो 5th फ्लोर पर पहुंचते ही सामने सफेद दरवाजे पर पहुंच गई थी। अपना नाम लेते ही वो अंदर दाखिल हो गई थी। मेज के दूसरी तरफ कुर्सी खिड़की की तरफ ऐसे मुड़ी हुई थी कि उस पर बैठे शख्स का नीम रुख वाज़ेह था। उसने ऑलिव ग्रीन रंगी ऊनी टोपी माथे तक खींचकर पहन रखी थी। वो कैसा दिख रहा था, क्या पहना था, उससे महरोज का कोई लेना देना नहीं था। मैं 30 मिनट तक आपकी आंखों में घुलने को तैयार हूँ। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो गई थी। बादलों की वजह से फैला अंधेरा कमरे में भी फैल रहा था। बैठ जाओ। महरोज गहरा सांस लेकर कुर्सी खींचकर बैठ गई थी, और दोनों कोहनियां मेज पर रखते हुए खुद को तैयार कर रही थी।
उसकी सूजी हुई आंखों में रोने के बाद जलन हो रही थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। इस वक्त जैसे सारे एहसास जामिद थे। ये नोटपैड और पेन उठा लें। महरोज ने नासमझी से उसे देखा और फिर मेज पर दाएं तरफ रखे नोटपैड और पेन को देखा। महरोज ने हाथ बढ़ाकर पेन और नोटपैड उठा लिया। 150 अल्फाज की इनॉग्रेशन स्पीच लिखें। समझे, आज इस कंपनी का इफ्तिताह है, तो सीईओ क्या कहेगा? आप चाहें तो लिखने के लिए 30 मिनट ले सकती हैं। महरोज दम साधे बात समझने की कोशिश कर रही थी। पहले आंखों में देखने का कहा था और आज इतना सोबर रवैया कि चेहरा मोड़कर उसे देख भी नहीं रहा था। वो स्पीच लिखने के लिए तैयार नहीं थी, मगर उसे लिखनी तो थी। वो उंगलियों को चटकाकर आंखें बंद करके खुद को हवासों में ला रही थी। बारिश की बरसने की आवाज उसे कान में पड़ती भली लग रही थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली थी तो वो पुरसकून महसूस कर रही थी। पेन उठाकर वो काफी देर सोचती रही। कभी अपने दाएं हाथ पुष्प पर निकले काले तिलों को देखती, पॉइंट्स लिखती रही और कभी कभार सर उठाकर उस शख्स को भी देख लेती जिसका दायां रुख महरोज की तरफ था, जो खामोश बैठा था जैसे बस सांस ले रहा हो। महरोज ने अगला सफा निकालते हुए जहन में इकट्ठे किए तमाम पॉइंट्स यकजा करके 150 अल्फाज लिख डाले थे और नोटपैड उस शख्स की तरफ बढ़ाया था। उसने हाथ बढ़ाकर नोटपैड उठा लिया था और कुछ ही देर में नोटपैड वापस मेज पर रखा था। फ्रीबर्ग में पढ़ती हैं और रिहाइश भी वही है। जी। बारिश थम चुकी थी। कमरे में खामोशी गहरी हो रही थी। तो यहाँ कैसे रहेंगी? आपकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ट्रेवल करते हुए? मैं रिहाइश ढूंढ लूंगी और मैं मैनेज भी कर लूंगी। महरोज वहमात का शिकार हो रही थी कि कहीं जॉब से इनकार ना हो जाए। जल्द कर्ज उतारने का यही वाहिद हल था कि वो यहाँ जॉब करे। सब पहले पहले यही कहते हैं कि मैनेज हो जाएगा। बहरहाल जॉब सिंपल है। आपको अपने सीईओ के लिए स्पीचेस लिखनी होंगी। आपको इस कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग करनी होगी। आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। हर इवेंट का स्पीच आप लिखेंगी। कौन सी तकरीर पहले होगी, कितने वक्त की होगी, वो आप देखेंगी। महरोज के दिल पर बड़ा बोझ हल्का सा सरका था। आपको बस 3 दिन, जुमरात, जुमा और हफ्ता काम पर आना होगा। रिहाइश भी 3 दिन की मिल जाएगी और ओवर टाइम भी। मगर पर महरोज का सांस रुक गया था। वो खुलकर खुश भी नहीं हो पा रही थी। आप अपने काम के साथ लॉयल रहेंगी। मुझे देर से आने वाले और काम को सीरियस ना लेने वाले लोग पसंद नहीं है। आपकी इलीगल एक्टिविटीज या किसी भी हरकत से कंपनी को पहुंचने वाले नुकसान पर ना सिर्फ जॉब से निकाला जाएगा, बल्कि आपको पिछली तनख्वाह भी वापस करनी होगी। रोज को लगा था यही जॉब उसके तमाम मसाइल का हल है, मगर ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल और तकलीफदेह जॉब थी। उसे सेंध सेंध कर कदम रखने थे। उसकी हल्की सी गलती उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। कर्ज उतारने के बजाय हल्की सी गलती उसका कर्ज डबल कर सकती थी। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। मंजूर है? उस शख्स ने गंभीर आवाज में पूछा था। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, महरोज ने बुझे हुए दिल के साथ कहा था। उसकी आवाज में जॉब मिलने की कोई खुशी नहीं थी। आप रिसेप्शन पर जाएं, उसने कहते ही कुर्सी खिड़की की तरफ मोड़ ली थी, जैसे कहा हो कि वो जा सकती है। महरोज मरे मरे कदम उठाते बहुत सारी सोचे लिए कमरे से बाहर निकल आई थी। वो इस कश्मकश में रिसेप्शन तक आई थी कि उसे ये जॉब करनी भी चाहिए, जिसके शराइत इतने कड़े थे। उसे जॉब से निकाले जाने का गम नहीं था, खौफ तनख्वाह वापस करने का था। अपनी किस्मत का कुछ पता नहीं होता, मगर ऐसी कोई गलती हो गई जिसकी कोई माफी ना हुई, तो वो पैसे कैसे वापस करेगी? वो पैसे जोड़ने के लिए जॉब करना चाहती थी, ना कि लौटाने के लिए। वो रिसेप्शन पर कितने ही देर खामोश खड़ी रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की भी उसे गुमसुम खड़ा देखती रही। बहुत वक्त बाद उसने रिस्क ले लिया था। उसे काम चाहिए था। उसने खुद को चैलेंज किया था। उसे बाबा का कर्ज वापस करना था। और कर्ज वापस करने वाले गैर संजीदा नहीं होते। जिन्हें एहसास होता है कि पैसा कमाना कितना तकलीफदेह प्रोसेस होता है, वो पैसे को लौटाते हुए बहुत सोचते हैं। अपनी जॉब से मुतालिक ज़रूरी मालूमात लेकर वह बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। एक तेज हवा के ठंडे झोंके ने उसे ठिठुरने पर मजबूर किया था। उसे पहली दफा भूख का एहसास हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराई भी थी। उसने रोना और हंसना साथ ही सीखा था। वो फुटपाथ पर चलते हुए गूगल से नज़दीकी रेस्टोरेंट्स के बारे में जान रही थी और एक करीबी बेकरी का पता लगाते ही वो 15 मिनट की मुसाफत तय करके बेकरी में दाखिल हुई थी। मौसम ऐसा ठंडा था कि उसका दिल चाहा वो चाय पी ले, मगर उसे मालूम नहीं था कि यहाँ चाय दस्तयाब कहाँ होगी और वो दूध पत्ती होगी कि नहीं। उसे हलाल फूड का मसला रहता था, इसलिए बेकरी में छोटा सा टी केक लेकर वो खाते हुए बाहर निकल आई थी और ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल एक बार फिर किया था। वो सर्दी से बसते दांत लिए ट्रेन में बैठ गई थी। उसे अपनी नई जॉब पर अगले हफ्ते की
जुमरात से आना था। वो ट्रेन की आरामदेह सीट से सर्टिका सो चुकी थी। सारी रात की जागी आंखें अब जाकर बंद हुई थी और गलत जगह हुई थी। उसकी आंख तब खुली थी जब कोई बच्चा माँ की शर्ट का पल्लू पकड़े रो रहा था। महरोज दोनों आंखों को कुसमंदी से मसलते हुए सीधी बैठ गई थी। उसने ट्रेन की खिड़की से झांका था, जहां मगरिब का अंधेरा फैल रहा था। उसके हवास ये एकदम जाग गए थे। वो कहाँ थी? उसे बाहर ले लहाते हुए खेत नजर आ रहे थे। उसका दिल खौफ से डूबा था। उसे हमेशा ही ये ख्वाब आया करता था कि उसकी यूनी की बस छूट गई है और वो अकेली लाहौर की सड़कों पर घूम घूम कर खो चुकी है। ये तो फिर जर्मनी था और हकीकत थी। उसने इर्द गिर्द गर्दन घुमाई थी। पैसेंजर सीट खाली थी तकरीबन। वो उठकर सीटों के बीच फासले तय करते दरवाजे तक पहुंच गई थी और अगले ही लम्हे कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। इतने खामोश और खाली ट्रेन को देखकर उसे चक्कर आ गया था। वो एक ही लम्हे में क्या कुछ सोच बैठी थी। उसे माँ से कहा गया अपना जुमला शिद्दत से याद आया था। लालची मर्द तो बोटी बोटी करके वक्फे वक्फे से खाते हैं, जबकि गिद्ध मुझे एक ही दफा से हड़प करके मेरी तकलीफ खत्म कर देगा। गिद्ध, लालची मर्द। उसके गिर्द लालची मर्द और गिद्ध के अल्फाज गूंज रहे थे। उसे अपने ही कहे गए जुमले का शिद्दत से एहसास हुआ था। कभी कभी अपने कहे गए अल्फाज अपने सामने आते हैं तो उन अल्फाज की गहराई का शिद्दत से एहसास होता है कि इन जुमले के मायने असल में कितने खौफनाक होते हैं। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी मदद फरमा। उसने शिद्दत से अल्लाह को याद किया था। वो आगे बढ़ रही थी कि अपनी पुश्त पर किसी की आवाज़ ने उसे रोक लिया। आर यू लास्ट? महरोज ने गर्दन घुमाकर सीट से टेक लगाए शहद रंग आंखें वाले लड़के को देखा था। वही आईब्रो पर कट, छोटी छोटी बालों की चुटिया कंधों पर डाले हुए। वो जर्द रंग की स्वेटर में मलबूस था। वो जैसे फुर्सत से बैठा उसे देख रहा था। महरोज का कब का रुका हुआ सांस पाल हुआ था। तो वो ट्रेन में अकेली नहीं थी। वो मेरी आंख लग गई थी। बहुत गहरी नींद थी आपकी। आप मुझे फॉलो कर रहे थे? फॉलो के लफ्ज पर उसकी शहद रंग आंखों में तहरीर उभरी थी। पहले सवाल और फिर हैरानी इधर आई थी। मतलब अपनी कंपनी से जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था? महरोज ने मजीद वजाहत कर दी थी। उसके शहद रंग आंखों का जवाब मिल गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया था और सीट से उठकर दो रोज के बीच बने फासले पर एंड उसके सामने खड़ा हो गया था। वो महरोज से कद में लंबा था, वजीहा था। मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने जैसे खुद कलामी की। तो फिर मैंने आंखों में घूरने वाला चैलेंज क्यों नहीं दिया? वो जींस की जेबों में हाथ डाले बहुत फुर्सत से खड़ा हो गया था। मुझे नहीं पता, प्लीज आप ये बता दें कि इस वक्त ट्रेन कहाँ है? महरोज को कुफत का शिकार होने लगी थी। फ्रैंकफर्ट से जरा दूर। महरोज का दिमाग भग से उड़ा था। उसने फौरन से कोट की अंदरूनी जेब से फोन निकालकर टाइम देखा था। रात के 7:30 बज रहे थे। महरोज की रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई थी। उसने खौफजदा नजरों से उसे देखा था, जो महरोज को ही देख रहा था। ये फ्रीबर्ग किस वक्त जाएगी? उसके होंठ कपकपाए थे। सुबह 7 बजे। उसने इस तरह से मुस्कुराकर जवाब दिया था कि महरोज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। उसका ख्वाब सच हुआ था। वह अकेली थी और गुम हो चुकी थी। ईशा की नमाज अदा करके यास्मीन दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू रवा थे। उनका दिल बैठ रहा था। बेटी को रुलाकर वो कौन सा सो पाई थी। कितनी बार सोचा था कि हसीब को बुलाकर उसे फोन कर दे, मगर फिर खुद को खुद ही रोक लेती। मुबादा बेटी की आंखों में वीरानी देखकर इरादा ही न बदल डाले। जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। वो कितनी ही बार सोचकर खुद को तसल्ली दे चुकी थी। बहुत लंबी नमाज हो गई है आपकी। जरा सोफे पर बैठते हुए बीवी की पुश्त देखने लगे थे। यास्मीन जाए नमाज उठाते हुए उठ खड़ी हुई थी। मेरी मनाजात भी तो बहुत लंबी है, दुआएं भी बहुत है, और यकीन है कि जिसके सामने हाथ फैला रही हो वो देगा। जरा बीवी को देख रहे थे, जो जाए नमाज पर देख करके अब बेड के सामने वाले मेज पर रख रही थी। उससे हौसला मांग रही हूँ। तो फिर क्यों दिल हार बैठी? क्यों बेबे और महरोज जान को कर्ज का बताया? आपसे किसने कहा? वो झटके से मुड़ी थी। जिसने भी कहा हो, यास्मीन तुम मेरा छोटा सा राज न रख सकी। बेबे ने बताया आपको? नहीं, ये जरूरी नहीं यास्मीन कि किसने बताया। जरूरी यह है कि तुमने एतबार तोड़ा। महरोज दूर अकेली बैठी है। वो कैसे पैसे जोड़कर मुझे भेजती है, ये मुझे पता है। मैं कमाता हूँ ना, जानता हूँ कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। और तुमने उसको बताकर उसके बोझ में इजाफा किया है। वो हसास बच्ची है। जरार जैसे सबसे काम ले रहे थे। तो ना जाती बाहर, उसकी अपनी ही जिद थी ना। यास्मीन जैसे अपनी वादे खिलाफी पर हरगिज शर्मिंदा नहीं थी। चलो ये भी माफ किया। तुम उसके साथ करने क्या जा रही हो? उसका रिश्ता जबरदस्ती तय कर रही हो? यास्मीन जो चेहरे के गिर्द दुपट्टा ढीला कर रही थी, एकदम उनके हाथ ढीले पड़ गए थे। किससे पूछकर कर रही हो ये सब?
यास्मीन ने आहिस्ता से दुपट्टा ढीला किया था और चलते हुए बेड पर ऐन उसके सामने बैठ गई थी। ये कोई और ही यास्मीन थी जो अपना कहा हर हाल में निभाना जानती थी। मुझे उसकी माँ की हैसियत से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जहाँ बेहतर समझूंगी उसकी बात तय करूंगी। मैं आपकी तरह उसकी बेवकूफ़ियों का साथ नहीं दूंगी। मैं उसे फरहान नहीं बनने दूंगी। यास्मीन, सरा ने सीधे हाथ की मुट्ठी भींचकर जब्त किया था। आप ऊंची आवाज निकाल लें, मगर औलाद के मामले में माँ किसी से नहीं डरती। मैं किसी नहीं उसका बाप हूँ। इतनी ही मोहब्बत करता हूँ उससे जितनी तुम करती हो। मेरा खून है वो। तो क्यों खामोश हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं? वो जो कहती है आप मान जाते हैं। वो बेवकूफ़ है जो बस एक ही बात लेकर बैठ गई है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर आप लोग फराह की ना मानते तो आज बेबे फराह की जुदाई में दिल की मरीज न बनती। आज बेबे अपनी बेटी से यूं अलग न होती। मैं सलीमा जान नहीं बनना चाहती। महरोज बाहर गई है और बाहर जाने वाले कम ही वापस आते हैं। अगर उसे बाहर ही रहना तो फिर निकाह करके रहे। यास्मीन बड़े तेवरों के साथ जरार को देख रही थी। मेरी बेटी फरहा नहीं है, न ही उसका बाप फरहा के बाप जैसा है। तुम्हारी अकल पर पर्दे पड़े हैं, मेरी अकल पर नहीं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि जिस औरत ने अब तक महरोज की शक्ल नहीं देखी, उससे मिली नहीं, वो यकायक हमारी बेटी में कैसे दिलचस्पी लेने लगी? सिर्फ इसलिए कि वो बाहर पढ़ रही है। सिर्फ इसलिए कि उनके लड़के को बाहर सेटल होना है और महरोज से निकाह करके वो आसानी बाहर जा सकता है। तुम अपनी बेटी के लिए मुखलिस रिश्ता देखने के बजाय लालची लोग देख रही हो। वो लोग तो उम्र का फर्क भी नहीं देख रहे। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग महरोज की चाह में ये रिश्ता कर रहे हैं? जो भी कर रहे हो, जैसे भी हो, जब निकाह होगा तो खुद ब खुद इज्जत का रिश्ता भी बन जाएगा। इतना बेगैरत तो नहीं होगा ना कि अपनी बीवी को बेच दे। बस खामोश हो जाओ। जरा हत्तल इम्कान खुद को चीखने से रोक रहे थे। मेरी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ वो कितना रोई होगी। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, उसके लिए कर रही हूँ। आज नहीं तो कल किसी से तो उसकी शादी करनी ही है। जब कल को वो 30-35 की हो जाएगी तो कौन सा उसके कुंवारे रिश्ते मिल जाएंगे? हमारे यहाँ मर्दों की नहीं औरत की उम्र गिनी जाती है। मर्द शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी के लिए कुंवारी लड़की ढूंढेगा, मगर 30-35 साल की कुंवारी लड़की को कुंवारा मर्द नहीं मिलता। जब कल भी उसने बेजोड़ रिश्ता ही बांधना है तो आज क्यों नहीं? कम से कम दोनों कुंवारे और जवान तो हैं। क्या महरोज ने दिल से हाँ की है? यास्मीन के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई थी। यास्मीन उंगलियां बाहम पेवस्त करते हुए नजरें चुरा कर बोली थी। हाँ, मान गई है वो। मानी नहीं है, उसे जबरदस्ती हाँ करवाई गई है। वो अकेली रह जाएगी। यास्मीन ने हार मान ली थी। उनका गला रुन गया था। उनकी आंख में लजाजत थी। जरार का दिल एकदम ही पसीज गया था। वो मजबूर माँ को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। यास्मीन, हम दोनों अपनी बेटी की मोहब्बत में मजबूर हैं। तुम्हारी मोहब्बत शिद्दत लिए हुए है और मैं साकिन हूँ। मैं उसकी हाँ में खुश हूँ और तुम उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करके खुद को खुश रहने की तसल्ली दे रही हो। मैं उसमें जीता हूँ और वो तुम में जीती है। मैं उसके एहसासात को ऐसे महसूस करता हूँ जैसे मैं ही महरोज हूँ। तुम उसके एहसासात को समझते हुए वो कर रही हो जो तुम्हें बेहतर लग रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसका मुस्तकबिल खाया जा रहा है, मगर जो मुस्तकबिल हमने देखा ही नहीं, उसके लिए परेशान भी क्यों हो? वो अब नरम लहजे में बात कर रहे थे। यास्मीन, मुझे लगता था मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगता था मेरा बाप हमेशा बस हमें अज़ियत देता रहेगा, हमें खानदान वालों के सामने जलील करता रहेगा। मगर मेरा कल मेरी माजी जैसा नहीं था। जब अल्लाह ने पत्थर के नीचे पड़ी एक चूटी के रिस्क का भी वादा किया है, फिर हम मुस्तकबिल के लिए परेशान क्यों हो? मैं जानता हूँ महरोज इस वक्त किस तकलीफ में होगी। हम दोनों बाप बेटी पर रहम करो। वो थके थके से लग रहे थे। यास्मीन भी गहरा सांस लेकर जैसे थक सी गई थी। दाएं घुटने पर दायां हाथ रखकर और सर झुका चुकी थी। उनका दिल भी बोझल था। पूरे कमरे की फिजा बोझल और भारी थी। उस कमरे ने बहुत से आंसू अपने अंदर जज़ब किए थे और अभी वो खामोशी से बहने वाले आंसू पी रही थी। सुबह 7 बजे महरोज ने दोहराया था। वो जामिद खड़ी रह गई थी। कहाँ फंस गई थी? अलबत्ता जहाँ आप जाना चाहती हैं वहां तक मैं पहुंचा दूंगा। फ्रीबर्ग जाना है? महरोज ने जैसे उसकी आधी बात पर गौर ही नहीं किया था। उसे पूछना चाहिए था कि जहाँ से उसके क्या मुराद है, मगर वो इस कदर हवास पागता थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बस है जो फ्रीबर्ग जाएगी, पर 10 बजे चलेगी। कोई मसला नहीं है, आप स्टॉप बता दें। तो चलिए फिर। वो मुस्कुरा कर कहते हुए उसके कंधे पर बराबर से गुजर गया था और महरोज नन्हे बच्चे की तरह उसकी तकलीद पर बढ़ गई थी। वो दोनों स्टेशन पर उतर गए थे। स्टेशन के दरवाजे से बाहर निकलकर वो दोनों आगे पीछे फुटपाथ पर चल रहे थे। अब तक आपने मेरा नाम नहीं पूछा। उनके इर्द गिर्द अंधेरा फैल रहा था। सड़क से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों के
झुंड की वजह से सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। यहाँ सर्दी की वजह से पड़ने वाली धुंध थी, लाहौर जैसी आलूदा धुंध नहीं थी। हाँ, नाम तो पूछा ही नहीं। उसने जैसे खुद कलामी की थी। मेरा नाम द रॉक। महरोज ने फौरन उसका नाम लिया था। द रॉक रुक कर मुड़ा था। उसे रुकता देखकर महरोज भी रुकी थी। उसे धुंध में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अरे वाह, इम्प्रेसिव। मैं इतना मकबूल हूँ। उसने स्वेटर झटका था। तुम्हें द लास्ट रपुंज़ेल कहते हैं? महरोज सर्दी की वजह से कपकपाहट का शिकार हो रही थी। उसे द रॉक का रवैया अजीब लग रहा था। वो सुबह सोबर और अभी इतना इनफॉर्मल क्यों था? जो भी था, उसे द रॉक को बर्दाश्त करना था। वो कंपनी का सीईओ था और अभी उसका गाइडिंग एंजल। फिर से कहो, द रॉक। प्लीज मुझे जल्दी से बस स्टॉप तक पहुंचा दें, प्लीज। महरोज कपकपाने की वजह से बोल भी नहीं पा रही थी। वो सर्दी से आजिज आकर उसके कदमों में बैठने को तैयार थी। ओके। वो फिर से चलने लगा था और महरोज उसके पीछे पीछे। अगर मैं सोती रह गई थी और आप ट्रेन में थे और मुझे देख भी लिया था तो जगाया क्यों नहीं? उसे धुंध में सही से नजर नहीं आ रहा था। उसके दांत सर्दी की वजह से बज रहे थे। ये पूछा ना काम का सवाल। उसने उंगलियों से चुटकी बजाई थी। मैं भी इत्तेफाक से, बिल्कुल इत्तेफाक से उस ट्रेन में चढ़ा था। तुम्हें सोता देखा और वहीं बैठ गया। तुम तो ऐसा सोई कि कई दफा ट्रेन फ्रीबर्ग से फ्रैंकफर्ट और फिर फ्रीबर्ग होने के बाद अपने स्टेशन जा पहुंची थी। आप जगा देते। क्या आपने ये काम मुझे सौंपा था? महरोज लाजवाब हो गई थी। उसे सुबह खुद तरसी की वजह से ठंड का एहसास नहीं हुआ था, वरना ग्लव्स और एक और गर्म स्वेटर तो जरूर पहनती। वो कोट की जेबों में हाथ डाले, हाथ गर्म करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो हत्तल इम्कान दांतों से आवाज न निकालने की कोशिश भी कर रही थी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाथ पकड़ लो मेरा। नहीं, महरोज ने दो टोक इनकार किया था। तो फिर मेरा नाम लेती रहो। कहो द रॉक और मैं कहता रहूंगा द लास्ट रपुंज़ेल। हम एक दूसरे की आवाज सुनेंगे और यूं एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। महरोज को ये आइडिया बेहतर लगा था। धुन में वो कानों का ही सहारा ले सकती थी। द रॉक, द लास्ट रपुंज़ेल, द रॉक, द लास्ट रपुंज़ेल। उसने महरोज का नाम ऊपर की सूरत गाते हुए लिया था। अब तुम भी ऊपर गाते हुए मेरा नाम लो, द रॉक। महरोज ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी, मगर दूसरी तरफ खामोश रही। द रॉक। महरोज ने फिर उसका नाम लिया था, मगर दूसरी तरफ खामोशी रही। महरोज एक जगह रुक गई थी। उसका दिल घबराने लगा था। कुछ देर पहले जागने वाला भूख का एहसास खत्म हो गया था। उसके जिस्म पर चींटियां डोलने लगी थी। कहीं वो खो तो नहीं गया था? कहीं वो खो तो नहीं गया था? कहीं उसे बीच रास्ते में लाकर छोड़ दिया हो, जानबूझकर गायब हो गया हो? उसका गला भारी होने लगा था। खौफ का एहसास पहले से ज्यादा गालिब आ गया था। कहाँ हो? मेरी आवाज आ रही है? वो धुन में दाएं बाएं हाथ मारने लगी। द रॉक। उसने भरे हुए गले के साथ उसका नाम लिया था। माई लास्ट रपुंज़ेल। उसे अपने कान के नजदीक सरगोशी सुनाई दी थी। महरोज ने फौरन हाथ धुन में मारते हुए किसी का स्वेटर पकड़ लिया था। तुम हो? मैं हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तुम सुन क्यों नहीं रही थी? खुदा के लिए, सर्दी बहुत है। हम यूं जगह जगह रुक कर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं सर्दी से जम जाऊंगी। वह उसके स्वेटर का कोना पकड़े चलने लगी थी। वाकई? उसके लहजे में इश्तियाक था। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक जिंदा इंसान सर्दी में जमते हुए कैसा लगता है। उसे जैसे शरारत सूझ रही थी। वो फिर से चलते चलते रुका था। ये क्या मजाक है? वो फट पड़ी थी। एक तो तुम अजनबी हो और मैंने भरोसा कर लिया, ऊपर से तुम मजाक उड़ा रहे हो, हंस रहे हो। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी कंपनी में काम करना है और स्टॉप तक भी पहुंचना है, वरना मैं किसी की इतनी फजूल बातें बर्दाश्त नहीं करती। और मैं वार्न कर दूं, अगर कहीं और मुझे लेकर गए तो मैं पुलिस को बुलाने में भी नहीं घबराऊंगी। ये जो कंपनी है ना तुम्हारी, डूब जाएगी। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। बहुत ज्यादा सर्दी और बोलने की वजह से वो हाँफने लगी थी। मैं कोई फजूल आदमी नहीं हूँ, चलो अब। उसके लहजे से लग रहा था जैसे उसे कुछ बुरा लगा है। कुछ रास्ता खामोशी में ही कट गया था जब दोबारा उसके जबान में खारिश हुई थी। वैसे तुम्हारे पाकिस्तान में कितने भाई बहन हैं और माएँ हैं? वहाँ तो बहुत सी शादियों का रिवाज है ना? वैसे वहाँ के मर्द इतनी शादियाँ क्यों करते हैं? बल्कि सवाल बदल देता हूँ, ये ख्वातीन एक ही मर्द की तीसरी चौथी बीवियाँ क्यों बनती हैं? मजा आता है, शौक है हमें तीसरी चौथी बीवियाँ बनने का। और तुम बाहर के लोग पाकिस्तान में औरत और शादियों को लेकर ही बैठे हुए हो। कुछ और नजर नहीं आता? बहुत सारी शादियों के अलावा? नहीं, तुम लोग क्यों जेलस होते हो? तुम भी कर लो दो तीन शादियाँ। दारोग को नजर नहीं आ रहा था, वरना महरोज ने हाथ नचा नचा कर उसे जवाब दिया था। उसका पारा शदीद हाई था। दारोग का कहका बुलंद हुआ था और वो हंसता ही चला गया था। महरोज ने उसके स्वेटर का कोना छोड़ दिया था। वो वक्फे वक्फे से हंस रहा था।
महरोज मुंह बनाए उसके पीछे चलने पर मजबूर थी। जब धुन में उन्हें पीली रोशनियां नजर आई थी, उसकी सांस में सांस आई थी। वो स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे और दरवाजा अबूर करते ही गर्माइश के एहसास ने महरोज के आसाब ढीले कर दिए थे। उसे लग रहा था कि हाथ अकड़ रहे हों। स्टेशन की दीवार पर लगी क्लॉक को देखकर उसे का सांस बहाल हुआ था। अभी 9 बजे थे। स्टेशन पर बहुत कम लोग बेंचेस पर बस के इंतजार में बैठे हुए थे। वो फौरन काउंटर पर गई थी और 10 बजे बस का पास लेकर पलटी थी। दारोग सतून से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। महरोज उसे नजरअंदाज करती साथ शॉप में घुस गई थी। वो पानी की बोतल, चॉकलेट्स, केक्स और बिस्किट्स उठाकर काउंटर तक गई थी। उसने खुद को ऐसा बना लिया था जैसे वो यहाँ तक किसी के साथ आई ही नहीं थी। पेपर बैग लिए वो शॉप से बाहर निकल आई थी और शॉप से बाएं तरफ बने बेंचेस पर बैठ गई थी। उसे नमकीन की क्रेविंग हो रही थी, मगर वो खुद को रोके पानी की बोतल मुंह से लगा चुकी थी। उसी दौरान वो लड़का उससे फासले रखे हुए उसके दाएं तरफ बैठ चुका था। महरोज ने गलती से भी नजरें उसकी तरफ नहीं मोड़ी थी और गटागट सारा पानी पी गई थी। वो सुबह की प्यासी थी। होठों को सीधे हाथ की पूंछ से खुश्क करते हुए उसने गोद में पड़ा हुआ पेपर बैग देखा था, जिससे चीजें निकलकर उसके गोद में फैली हुई थी। 2 केक्स में से एक केक और चॉकलेट्स में से एक एक फ्लेवर की चॉकलेट गायब थी। आह, मजा आ गया। वो उंगलियां चाट रहा था। महरोज ने झटके से गर्दन दाएं तरफ मोड़ी थी और गजबनाक नजरों से उसे घूरने लगी थी। अपने पैसों से खरीदो, शर्म नहीं आई लड़की के पैसों से मीठा खाते हुए। महरोज के गाल गुस्से से तप रहे थे। ये लड़की वड़की क्या होता है? यहाँ यूरोप में सब इक्वल हैं। लोग अपने गर्लफ्रेंड के पैसों का डिनर भी खा लेते हैं। उसने ढीठपन की हद कर दी थी और उंगली दांतों में फेरते हुए फंसी हुई चॉकलेट हटाने लगा था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। सही है, पर वहां से यहाँ तक लाया कौन? यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। ये तो मेरी अच्छाई है कि मदद कर ली तुम्हारी, वरना यहाँ की ख्वातीन किसी सूरत मर्दों से कम नहीं है। कहीं गुम भी हो जाए तब भी अपनी मदद आपके तहत रास्ता ढूंढती हैं। तुम जो कि इस माहौल की नहीं हो तो मदद कर डाली। एक केक क्या खा लिया, इतनी गजबनाक हो रही हो? आबरू उचकाते हुए वो जैसे उसे शांत दिलवा रहा था। वो टांग पर टांग रखते हुए शान बेनियाजी के साथ बैठ गया था। महरोज लाजवाब होती मीठे की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो सब्र के घूंट पर थी, चेहरा बाएं तरफ मोड़े खामोशी से केक्स और चॉकलेट्स खाती रही। जूजू वो खाती रही। उसकी तवानाई बहाल होना शुरू हो गई थी। वो उसकी मौजूदगी में गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो अब क्यों बैठा है, चला क्यों नहीं जाता, मगर फिर अपनी सोच को खुद ही झटक देती। मुसलसल दायां टांग हिलाते हुए गुनगुना रहा था। ओपेरा से लेकर रैप और रॉक म्यूजिक तक वो तमाम गाने ऊंची ऊंची आवाज में गा चुका था और महरोज की आंखें बस घड़ी की डिजिट्स पर थी। आसपास बेंचेस पर बैठे कुछ लोग ओंग रहे थे और कुछ चेहरा मोड़े उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। ठीक 10 बजे से 15 मिनट पहले चमकती हुई सुर्ख बस टर्मिनल के पास खड़ी हो चुकी थी। लोगों को उठता देखकर वो भी उठ गए थे। शुक्रिया। उसने मुड़कर दर्रों की शहदरंग आंखों को देखा था। वो बेंच पर दोनों हाथों की हथेलियां रखे उठने वाला था कि उसका शुक्रिया सुनकर थम गया था। वो बस की तरफ मुड़ी थी और बस में चढ़ने तक उसने वापस गर्दन नहीं मोड़ी थी। वो बस में चढ़कर मतलूबा सीट पर बैठ भी गई थी, मगर मुड़कर वही बेंच पर मुजस्मा हो जाने वाले दारोग को नहीं देखा था। सर्दी उसकी हड्डियों तक घुस गई थी। वो भूख और बोझल होते दिमाग के साथ निढाल हो रही थी। उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी और अब बहना भी शुरू हो गई थी। वो बिस्तर में घुसी सारी रात कहीं खो रही थी। सर्दी से ठिठुर रही थी। वो जैसे वहीं कहीं बस स्टॉप में धुंध में खो गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो उसके जिस्म में शदीद दर्द था। उसे एकदम एक, फिर दो, फिर तीन छींक एक साथ आई थी। तकिए के पास रखे स्टॉल को उठाकर वो उससे नाक पोंछने लगी थी। उसे बुखार महसूस हो रहा था। उसके जिस्म में दर्द की टीसें उठी थी और वो वापस सर तकिए पर रख चुकी थी। उसने सर मोड़कर साथ वाले बेड पर आड़ी तिरछी लेटी पोलिना को देखा था। उसे जर्मनी में होने वाला ये पहला बुखार और जुकाम था। वो हिम्मत जमा करती उठी थी और कंबल हटाकर पोलिना की तरफ बढ़ी थी। पोना, पोलिना। उसने झुककर पोलिना का कंधा हिलाना शुरू किया था। पोलिना ने कसमसा कर नींद से बोझल आंखें खोल दी थी और खुद पर झुकी महरोज को देखकर उठ बैठी थी। कहाँ थी तुम कल? तुमने तो कभी यूं सारा दिन और रात हॉस्टल से बाहर नहीं गुजारी। वो नींद से बोझल आवाज में भी तशवीश में मुब्तला होती महरोज का जर्द चेहरा देख रही थी। महरोज ने चेहरा मोड़कर 3 छींके फिर मारी थी। फ्लू हो गया है, पोलिना ने उठते हुए कहा था और एक अंगड़ाई भी ले डाली थी। मुझे बुखार की कोई टेबलेट दे दो।
उसकी आवाज बैठी हुई थी, उसकी आंखों के पपोटे सुर्ख हो रहे थे। पोलिना ने उसका गाल छुआ था और फौरन से हाथ पीछे खींचा था। कुछ खाया है? महरोज ने नफी में सर हिलाया। वो उसे बेड पर बिठाकर चंद ही मिनटों में ब्रेड स्लाइसेस और दूध ले आई थी। वो ब्रेड की स्लाइसेस वो मुश्किल खाकर महरोज ने गोली खाई थी और वापस कंबल खींचते हुए लेट गई थी। पोलिना ने खिड़की से पर्दे सरकाए थे तो सुबह का उजाला कमरे में दाखिल हुआ था। तुम्हारी तबीयत ठीक ना हुई तो हम अस्पताल चले जाएंगे। बस जरा सा आराम कर लूं तो ठीक हो जाऊंगी। प्लीज ऑटो को बता देना कि मैं आज भी नहीं आ सकूंगी। वो जुकामज़दा आवाज में कह रही थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ब्लोंड बालों में हाथ फेरते हुए अपने बेड पर वापस बैठ गई थी। कहाँ थी तुम कल? इतनी देर से वापस क्यों आई? महरोज की आंखें पट से खुली थी। वो फिर से धुन का सफर करने लगी थी। बहुत अजीब सी रात थी कल की। उसने कभी यूं अजनबी मर्द पर भरोसा नहीं किया था। वो अब तक शुशद्दर थी कि कैसे बगैर डरे उसने उस अजनबी पर भरोसा किया था। मैं फ्रैंकफर्ट गई थी, ये मुझे भी पता है। मैं वापसी पर ट्रेन में सो गई थी। उस वक्त सुबह के शायद दिन के 12 थे। उसने हाथ में पकड़े टिश्यू से नाक पोंछा और बोली, और मेरी आंख मगरिब के साथ खुली थी। व्हाट? पोलिना की नीली आंखें बाहर को निकल आई थी। मैं डर गई थी पोलिना कि न जाने मैं कहाँ आ गई। फिर वहाँ एक अजनबी शख्स पर भरोसा किया मैंने और उसने मुझे बस स्टॉप तक पहुँचाया। मैं 12 बजे पहुंची वापस। उसने एक और छींक मारी थी। तुम्हारे पास टैप अलर्ट ऐप है ना? हाँ, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। तुम कैसे किसी पर भी भरोसा कर सकती हो? फ्रैंकफर्ट में रात को होमलेस लोग बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। मैं हैरान हूँ। पोलिना को अब तक महरोज पर यकीन नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बेवकूफ़ी कर सकती है। मैं भी हैरान हूँ, महरोज ने आहिस्ता से आवाज में कहा था। खिड़की पर बसने वाली दस्तक पर पोलिना ने निगाह उठाकर कबूतरों को देखा था, जो अपनी आमद से आगाह करते थे, फिर परवास करने लगे थे। तुम्हारे दोस्त कबूतर आए हैं, पोलिना खिड़की पर नजर जमाए हुए कहा था। आज मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। वो नहींफ सी आवाज में बोली थी। मैं आज खाना डाल देती हूँ। पोलिना कहते ही उठी थी और महरोज के मेज पर पड़े दानों के बैग को उठाने लगी। महरोज पर आहिस्ता आहिस्ता गनुद की छाने लगी थी। वो फिर दरख्तों के झुंड, धुंध और दो शहद रंग आंखों को देखने लगी, पर अब वहाँ दो बड़ी आंखें और भी थीं और वो काले रंग की थी। पोलिना ब्लॉन्ड बालों का नफीसा जूड़ा बनाए, सफेद शर्ट पर ब्लू डेनिम पहने, हल्का मेकअप किए पेंटिंग के एग्जीबिशन में गई थी और यहाँ तक 2 नंबरी करके गई थी। 2 नंबरी काम करते हुए उसने बहुत से कॉन्टेक्स्ट बनाए थे और यहाँ का पास भी उसने ऐसे ही हासिल किया था। उसकी नजरें अब्दुल्ला पर थी, जो ब्लू जीन्स पर ब्लैक कोट पहने घुंघराले बालों में हाथ फेरते हुए पेंटिंग देखने में मशगूल था। वो उससे 2 कदम का फासला रखकर पेंटिंग्स देख रही थी। उसकी सारी तवज्जो का मरकज वो बड़ी-बड़ी आँखों वाला था। वो क्यों और कब उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। कैफ़े और यूनी के बाद उसका यही मशग़ला था कि वो अस्पताल जाती। कभी वो उसे मिल जाता, कभी वो खुद को चालाकी से गुम कर देता। वो उस रोज़ अस्पताल की मुलाकात के बाद उससे बराह रास्त नहीं मिली थी, पर उसके पीछे-पीछे रहने लगी थी। उस पर नज़र रखना, उसे छुप-छुप कर देखना, उसे अच्छा लग रहा था। कभी-कभी तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो जानता हो और उसे नज़रअंदाज कर रहा हो। पर कभी-कभी वो बिल्कुल लाइल्म अपने काम में मगन लगता था। वो उसकी खातिर अपना मज़हब भी बदलने को तैयार थी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो मुस्कुराते हुए किसी फातह की तरह उसे 2 कदम फासले पर रखे उसे देख रही थी। वो पेंटिंग देखता अपने दोस्त से बातों में मशगूल लगता था। वो आगे बढ़ा था तो ये भी आगे बढ़ी थी कि एक खातून की मैक्सी पर पाँव रखते वो खुद भी गिरती-गिरती बची थी और खातून को भी बचा लिया था। खातून ने बहुत सख्त निगाहों से उसे घूरा था। पेंटिंग देखने के साथ इंसान साथ खड़े इंसान को भी देख लेता है। वह दृष्टि से कहती आगे बढ़ी थी। ना खज्जल सा उनकी पुछ देखते हुए सॉरी कहकर वापस मुड़ी थी तो अब्दुल्ला गायब था। वो सतूनों के बीच से गुजरती हुई पेंटिंग पर तबसरा करने वाले लोगों के बीच जगह बनाती उसे ढूंढ रही थी। उसका दिल डूबा था, कहीं वो खो तो नहीं गया था या उसे देखकर वहां से जल्दी चला तो नहीं गया था। वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंट के पास खड़ी इधर उधर गर्दन घुमाकर देख रही थी जब उस पेंटिंग में 2 बड़ी आंखों का अक्स नजर आया था। मुझे ढूंढ रही हो? पोलिना तकरीबन उछलकर 2 कदम पीछे हटी थी। उसकी बड़ी काली आंखों ने पोलिना का दिल धड़का दिया था। उसे एकदम शर्मिंदगी होने लगी थी। वो पकड़ी गई थी। मैं पेंटिंग देखने आई हूँ। वो न इनकार कर सकती थी न इकरार। तो इस पेंटिंग की कहानी बताओ फिर। पोलिना घसल सा मुस्कुराकर पलटी थी और रंग बिरंगी तस्वीर की कहानी समझने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। वहां सिर्फ बहुत से रंग थे और बस।
इसकी कहानी तो बनाने वाले को पता होगी। पोलिना ने मुड़कर अब्दुल्ला को देखा था, जिसने जीन्स की जेबों में हाथ डाले हुए थे। उसके चेहरे पर तासुरात ऐसे थे जैसे कह रहा हो कि वो उससे उसी जवाब की तवक्को रखता था। लोग सिर्फ इसलिए पेंटिंग नहीं खरीदते कि उसे किसी नामवर पेंटर ने पेंट किया है, बल्कि उसके पीछे कहानी समझते हुए, उससे कुछ सीखते हुए, या कभी-कभी उसमें अपना अक्स देखते हुए खरीद लेते हैं। तो फिर आप किस नियत से खरीदने आई हैं? क्या यहाँ सब सिर्फ पेंटिंग खरीदने ही आए हैं? अब्दुल्ला ने आहिस्ता कदम दूसरी पेंटिंग की तरफ बढ़ाए थे और मुड़कर मबहूम नजरों से उसे देखा था। पोलिना भी उसके साथ कदम उठा लिए थे। चलो पेंटिंग पर ही सही, वो उससे बात तो कर रहा था। यह पेंटिंग के दिलदादा लोग आते हैं, या फिर वो जिन्होंने किसी को स्ट्रोक करना हो? उसने जैसे पोलिना पर चोट की थी। पोलिना सुनी अनसुनी करते हुए उसका बायां रुख देखने लगी। वो जींस की जेबों में हाथ डाले सिर्फ पेंटिंग्स देख रहा था। उसे उन पेंटिंग्स पर रश्क आया था। काश वो भी उन पेंटिंग्स में से एक होती। हाँ शायद। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है स्ट्रोक करने का। उसका सवाल इतना गैर मुतवक्का था कि पोलिना जी कहते कहते जबान दांतों तले दबा गई थी और फिर हंस दी थी। हाँ, मैं लोगों को स्टॉक करने आई हूँ, अपने रिसर्च के लिए डेटा हासिल करने आई हूँ। उसने गाल पर आई लट को उंगली पर लपेटा था। वो दोनों अब एक ऐसी तस्वीर के सामने खड़े थे, जिसमें खूबसूरत दरख्त के पत्तों की छाव में सुनहरे बालों वाली लड़की बराजमान थी। रिसर्च का टॉपिक क्या है? टॉपिक मिल गया ना? पोलिना गड़बड़ा कर जवाब दिया था। अभी तो आप डेटा कलेक्ट कर रही थी। डेटा और टॉपिक साथ साथ मिल गए। रीना खिसियानी हंसी हंस दी थी। अब्दुल्ला ने खड़े खड़े गर्दन मोड़कर उसे देखा था। ये कैसा रिसर्च है जिसमें डेटा पहले और आइडिया बाद में मिलता है? पोलिना से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। उसने झूलते हुए नजरें आसपास कपल्स पर डाल दी थी और लब आपस में मसलने लगी थी। तो मान ही लें, यहाँ आप स्टॉक करने ही आई हैं। हम दोस्त बन सकते हैं? पोलिना के लहजे में इल्तिजा थी। मैं मसरूफ इंसान हूँ। अब्दुल्ला दो टोक जवाब दिया करता था। उसे भी दो टोक जवाब देकर वो तेजी से आगे बढ़ा था। पोलिना की नजरें धुंधला रही थी। वो मजीद उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। सबसे उसने अपने हुस्न की तारीफें सुनी थी। वो बिलाशुबा हसीन थी कि उसे देखने वाला उसे भूलता नहीं था। फिर ये कौन था जो उसे देखकर भी देख नहीं रहा था, उसे नजरअंदाज कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था? तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हुस्न से कोई सरोकार नहीं होता। शाम में रात की स्याही घुल गई थी। पौधों वाली खिड़की के पीछे अपने बिस्तर पर बैठी महरोज फ्राइज खाते हुए चंद जोड़े पसंद करके मायदा को तस्वीर भेज चुकी थी। पाकिस्तान से मायदा उसके मतलूबा कपड़े खरीद कर उसे भेजा करती थी। उसे नई जॉब के लिए नए कपड़ों की जरूरत थी। उसका फ्लू अब कदरे बेहतर था, पर कई दिनों से नाक रगड़ रगड़ कर पूछने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। वो फ्राइज मुंह में डाल रही थी जब हसीब की तरफ से वीडियो कॉल मौसूल हुई थी। महरोज सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कॉल रिसीव कर चुकी थी और स्क्रीन पर नजर आते जरार को देखकर वो एकदम हंस दी थी। उसे तवक्को नहीं थी कि आज फोन जरार खुद करेंगे। समझोए महरोज जान? उसकी आवाज भीग गई थी। खान बाबा? महरोज की आंखें भी भीगना शुरू हो गई थी। नाक सुर्ख है, जुकाम हो गया था। उन्होंने फौरन बात शुरू कर दी थी। वो बेटी के सामने रोना नहीं चाहते थे। आज वो उसका दिल हल्का करना चाहते थे। जानते थे उस पर पिछले 4 दिन माँ की बातों की वजह से आजाब गुजरे होंगे। यास्मीन कमरे से बाहर दीवार की ओट में खड़ी होकर बाप बेटी की आवाजें सुन रही थी। जी अब बेहतर हूँ बहुत। अच्छी बात है, गरम गरम चीजें खाओ, दूध गरम पियो। और क्या चल रहा है? पढ़ाई? महरोज हंसती थी। मुझे नई जॉब मिल गई है, उसने मुस्कुराकर कहते हुए फ्रेश उठाकर मुंह में डाला था। अच्छा, मुबारक हो। बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, बस 3 दिन ही जाना होगा। अच्छा है, तुम्हें पढ़ने का भी तो वक्त मिले ना। खाना खा लिया? क्या वक्त हो रहा है वहाँ? खाना यहाँ पाकिस्तान जैसा नहीं मिलता। हलाल फूड का बड़ा मसला होता है ना। बस मुझे अपनी पढ़ाई की वजह से ज्यादा पकाने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए फ्राइज और नगेट्स बनाती हूँ। इसलिए कमजोर हो गई हो। जब तुम पाकिस्तान आओगी तो मैं खुद तुम्हें खाना खिला खिला कर तुम्हारी सेहत बनाऊंगा। जरार हंस दिए थे। यास्मीन ने बेटी का कहका भी सुना था और फिर चंद पल दोनों तरफ खामोशी रही। यास्मीन ने झांक कर कमरे में देखा था। जरार बेड पर क्राउन से टेक लगाए लब चबा रहे थे, जैसे वो कोई बात करना चाह रहे हो और ना कर पा रहे हो। खान बाबा, तनख्वाह इतनी अच्छी है कि मैं बचत और ओवर टाइम लगाकर जल्द कर्ज उतार लूंगी। वह उसने अपनी तरफ से बाप को तसल्ली देनी चाहिए थी। तुम्हारी बात सादा है। मैंने उससे जब कर्ज का बताया था तो वो वादा भी लिया था कि किसी को मत बताना, पर तुम तो औलाद हो ना। देखा रहा नहीं गया तो बता दिया, पर मैंने समझाया है उसे। तुम ज्यादा बोझ दिल पर ना लो। मैं रोज नरमी से मुस्कुरा दी थी। उसे अच्छा लगा था।
उसका बाप अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा था। उन्होंने अपनी बीवी का भी पर्दा रख लिया था और बेटी पर भी बोझ नहीं डालना चाहते थे। मेहरोज की आंखें फिर से भरने लगी थी। खान बाबा, कर्ज तो कर्ज होता है ना, और फिर ये मेरी ही ख्वाबों की तकमील के लिए लिया था ना आपने। मैं अपना बोझ आप पर क्यों डालूं जब मैं मेहनत से वो कर्ज उतार सकती हूँ। अब तो जो भी मिल गई है, आप फिक्र ना करें। जरार हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। वो पांच नजरों से अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी महरोज कितनी समझदार हो गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को फिक्र ना करने की तलकीन कर रहे थे। एक और बात भी करनी थी तुमसे। यास्मीन के कान खड़े हो चुके थे, उनका दिल धड़क रहा था। वो तुम्हारी माँ ने एक लड़के का बताया था ना तुम्हें। तुम परेशान नहीं हो, हम उन्हें इनकार कर देंगे। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और इस वक्त को एंजॉय करो। ये दोबारा नहीं आता। मैंने सोचा इस पर। महरोज ने गहरा सांस लिया था। वो फ्राइज की प्लेट पर एक खिसकाते हुए दीवार से टेक लगा चुकी थी। उसका दिल भारी था, पर बहुत सोचने पर, अपने आप को अपनी माँ की जगह रखने पर उसे एहसास हुआ था कि वो भी गलत नहीं कह रही थी। वो अपनी तरफ से उसके लिए भला चाह रही थी। मुझे ऐतराज नहीं है। उसका गला भारी हो रहा था। अरे वो तो सादी औरत है। उससे लहजों की लोगों की पहचान नहीं है। उसकी फिक्र नहीं करो। नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ। फिर चेहरा दिल का साथ क्यों नहीं दे रहा। जरार के अंदर कुछ टूटा था। दिल चाहा था कि वो पास बैठी होती तो वो उसे सीने से लगाकर तसल्ली देते कि अभी उसका बाप जिंदा है। अभी वो छाव में है, उसे रोने की जरूरत नहीं है। बेटी का रूखा लहजा यास्मीन के कानों में भी पड़ा था, तो उनके अंदर भी बहुत टूट फूट हुई थी। मोरे सही कह रही थी खान बाबा। मैंने उनसे उस दिन बहुत बड़ी बात कह दी थी, लेकिन जब वो सब मेरे सामने आया तो मैं खौफजदा हो गई थी। उसने जरा सा तवक्कुफ लिया था। मैंने कहा था गिद्ध मुझे एक ही दफा से खाकर मेरी मुश्किल आसान कर देगा। खान बाबा, फ्रैंकफर्ट से वापसी पर मैं ट्रेन में सो गई थी। जब सोई तो दिन था और जागी तो रात थी। जरार के चेहरे से परेशानी झलकने लगी थी। महरोज भी जैसे किसी गैर बने नुक्ते को देखते हुए खोसी गई थी। मैं ट्रेन में अकेली थी, कोई भी नहीं था। कोई भी हो सकता था। कोई भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे लगा था मैं खो गई हूँ। किसी छोटे बच्चे की तरह मेरा रोने को दिल किया था। मैंने उससे पहले खुद को इतना कमजोर नहीं समझा था। मैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जाते हुए बस यही देख रही थी कि अगर यहाँ कोई मुश्किल आ गई तो कोई भारी वजनी शय यहाँ मिल जाएगी मुझे, जिससे मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। तुम खैरियत से रही ना। यही एक सवाल यास्मीन के दिमाग में भी आया था। उसका दिल खौफ से कांप रहा था। उन्हें महरोज का लहजा भीगा हुआ सा लग रहा था। फिर मुझे समझ आई कि जब मोरा कहती है कि मैं अकेली रह जाऊंगी, तो अकेले रह जाना क्या होता है। जबकि एक ही जिसमें मुझे खा जाना चाहे, वो क्या होता है। तुम वापस आ गई थी ना। जरार बस एक ही सवाल की तकरार कर रहे थे। खौफ कहीं ना कहीं उनके दिल में भी था कि बस बेटी हिफाजत से रही हो। एक अच्छे शख्स ने मदद की थी मेरी, मैं बखैरियत से वापस आ गई थी। जरार और यास्मीन ने एक साथ शुक्र अदा किया था। फिर मुझे भी इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। अगर वो मुझसे निकाह करके सपोज वीजा पर आना चाहता है तो ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसी शराइत रखते हैं। हम भी मान लेंगे। तुम्हारे पास इनकार का इख्तियार है। जरा ने एक बार फिर उसे याद दिलाया था कि वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। मेरे पास इनकार का कोई हक नहीं है। महरोज ने दुख से सोचा था। वो बड़ी बड़ी काली आंखें उसे कई दिनों से तंग कर रही थी, मगर वो खुद तरसी का शिकार होती। बार बार माँ के बताए रिश्ते के बारे में खुद को सोचने पर मजबूर कर देती। उसे उन दो बड़ी आंखों से शायद मोहब्बत नहीं हुई थी, मगर शायद वो अपना शरीक सफर ऐसा ही चाहती थी। फिर वो उसके बारे में जानती ही क्या थी, जो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को तकलीफ दे रही थी। वो रास्ते में ही मिला था और वहीं कहीं खो भी गया था। आप लोग मेरे लिए अच्छा ही फैसला करेंगे। मैं उसने बमुश्किल पलकें झपकाकर आंसू पीछे धकेले थे। जरार उसे दुआएं देते हुए फौरन फोन काट चुके थे। वो भी मजीद भारी गले के साथ उससे बात नहीं कर पा रही थी। महरोज फोन बेड पर रखते हुए सर घुटनों पर रखते ही ऐसा रोई थी जैसे कोई किसी की मौत पर रोता है। उसे पता था वो लोग लालच कर रहे हैं, मगर वो जिस प्रॉब्लम का शिकार थी, कोई उससे मोहब्बत तो नहीं कर सकता। हाँ, मफाद का रिश्ता जरूर कायम कर सकता है। और यही सोच उसे कई दिनों से तकलीफ में मुब्तला किए हुए थी कि वो इम्परफेक्ट है। उसके पास पसंदीदा पसंद का हक नहीं है, तो फिर जो मिल रहा है उसी को हाँ कर दी जाए। क्या पता साथ रह लेने से, एक दूसरे को जान लेने से दिलों में जगह पैदा हो जाए। दरवाजा खोलकर पोलिना अंदर दाखिल हुई थी और महरोज की गीली आंखें और सुर्ख नाक देखकर फौरन उसके तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ रोजे। वो तशवीश से कहते हुए उसके पाँव के पास बैठ गई थी। कुछ नहीं, बस अपने वालिद से फोन पर बात हो गई थी, इसलिए आंसू आ गए। उसने हाथ की पुश से गाल रगड़ डाले थे। आर यू श्योर।
महरोज ने मुस्कुराकर अस्पात में सिर हिलाया था। पोलिना गहरा सांस लेती उठी थी। उसके दिल पर एक बोझ था, ठकराए जाने का। उसने रश्क से महरोज को देखा था, जिसके पास खून के रिश्ते थे, जिनके साथ वो बातें कर सकती थी, जो उसका इंतजार करते थे, उससे मोहब्बत करते थे। उसके पास कौन था? उसका इंतजार करने वाला कौन था? महरोज पोलिना की नीली आंखें और खूबसूरती देखकर अल्लाह से गिला कर बैठी थी कि काश थोड़ी सी हसीन वो भी होती, काश उसके जैसी शफाफ जिल्द उसकी भी होती, वो भी पुरएतमाद अंदाज में दुनिया को देखती। उसे रोजाना गोलियां ना खानी पड़ती, लोगों की नजरों से खौफ खाते हुए अपने जिल्द ना छुपानी पड़ती। इस दुनिया में हर दूसरा इंसान दूसरे को देखकर रश्क का शिकार होता है, नाशुक्रा बन जाता है। क्या देख रही हो? पोलिना उसकी महवियत नोट करते हुए लोशन का ढक्कन खोल चुकी थी। तुम कितनी खूबसूरत हो। खूबसूरत? पोलिना इस्तज़ाइया हंसी थी। वो उस खूबसूरती का क्या करती जो उसके मनपसंद मर्द की आंखों में नहीं समा रही थी। उसने तकलीफ से हंसते हुए लोशन हथेली पर डाला था। खूबसूरती तो कुछ भी नहीं होती रोजे, ये बस हमारी आंखें हैं। जिसको जो चीज भली लग जाए बस वो हमारे लिए खूबसूरत हो जाती है। वो हाथों पर लोशन मलने लगी थी। कोई बात है क्या? उदास लग रही हो? मेहरोज टांगे समेटते हुए उसे गौर से देखने लगी थी। पोलिना अब पहले जैसी पोलिना नहीं लगती थी, जो उससे चिढ़ती थी, हंसती रहती थी। उसके लबों की हंसी कहीं गुम हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। पोलिना ने जबरदस्ती हंसते हुए उसे देखा था और लोशन का केप चढ़ाकर मेज पर रख दिया था। तुम अलबत्ता बड़ी मशहूर हो गई हो। कहाँ? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पेज पर। कहाँ कहाँ है ये? महरोज ने फौरन से फोन उठा लिया था। उसे खौफ महसूस हुआ था, कहीं वो आइडिया लीक वाली बात पूरे डिपार्टमेंट में तो नहीं फैल गई। उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? उसके उस्ताद उसे किस नजर से देखेंगे? पॉलिना ने उसे ऐसे देखा था जैसे कह रही हो, सीरियसली? यूनिवर्सिटी फीवर खोलो और पढ़ो। वो मुस्कुराकर कहते हुए अपनी अलमारी की जानी बढ़ गई थी। महरोज तेजी होती हुई धड़कनों के साथ स्टूडेंट पेज को खोल चुकी थी और स्क्रॉल करते आज से 4 दिन पहले की फीड पड़ रही थी। उसका इल्जाम मिक्की ने ही धो दिया था। महरोज की शान में कसीदे और एमा की शातिर प्लान को सिर करते हुए उसने दिल की भड़ास निकाली थी। वो एक एक करके कमेंट्स पढ़ती जा रही थी और अपनी नीयत की सफाई का फल लेती जा रही थी। क्लिटीज में आज उसका पहला दिन था। वो सफेद घुटनों तक आती बटन वाली शर्ट पर नीला फर वाला स्वेटर पहने, स्टोल को गले के गिर्द फैलाए, कमर से नीचे तक आती हुई बालों की फ्रेंच चूटियां बनाते हुए सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिल रही थी। उसने आज भी मेकअप के नाम पर कुछ नहीं लगाया था। वो एक चकोर से कमरे में मौजूद थी। उसका हेड उसे फर्स्ट फ्लोर का दौरा करा रहा था, जहाँ वसीओ अरीज मेजों की 2 कतारें मौजूद थी और उन पर रखे कंप्यूटर्स पर जवान लड़के लड़कियां बैठे 2D कार्टून्स, एनिमेटेड कार्टून्स और एड्स और वीडियोस बना रहे थे। वो तेज रोशनियों के बीच उन 2 कतारों के बीच अपने हेड के पीछे पीछे जा रही थी। उसके हेड का सर भी सिरे से गंजा ही था। यह भी अच्छा है कि बाल ना हो तो पूरा सर ही गंजा करा लिया जाए। क्या ये सब पहले सिखाया जाता है? वह एक कंप्यूटर के आगे खड़ी थी, जिस पर बैठे लड़के ने एनिमेटेड लड़की काफी हद तक बना ली थी। बिल्कुल। फिर पहले सीखने के पैसे लिए जाते होंगे ना? वो सरगोशाना अंदाज में सवाल पूछ रही थी। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि उसे ऊंची आवाज में बात नहीं की जा रही थी। हरगिज नहीं। यहाँ स्किल सिखाने की कोई पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि दिए जाते हैं। वो अब आगे बढ़ गए थे। तो इस कंपनी को फिर क्या फायदा हुआ भला? वो भी उनके पीछे चलने लगी थी और मुतासिर कुन नजरों से स्क्रीन पर महारत से बनाए गए रेसिंग गेम्स के किरदारों को देख रही थी। ये सब क्लाइंट्स के लिए बनाई जाती हैं। जब मतलूबा रिक्वायरमेंट्स के तहत प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो क्लाइंट को काम डिलीवर करके पैसे कंपनी वसूल करती है और इसके बाद यहाँ काम करने वालों की तनख्वाह मिलती है। वो मुतासिर होते हुए अपने हेड को देख रही थी। उसकी शदीद ख्वाहिश जागी थी कि ऐसी कंपनी पाकिस्तान में भी खुल जाए, जहाँ न सिर्फ स्किल सिखाई जाए बल्कि जॉब भी दी जाए। जबकि वहाँ तो सब उलट था। स्किल के नाम पर कोर्सेज तो ऑफर की जाती थी, मगर उन स्किल्स की जॉब नहीं मिलती थी। वह हेड की मैत में कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे दूर से ही लिफ्ट में घुसता हुआ आदमी नजर आया था, जिसने आज भी टोपी माथे तक फैलाकर पहन रखी थी। उसे उस पर द रॉक का गुमान हुआ था। क्या अपनी कंपनी में ये इतना फॉर्मल रहता है और बाहर निकलते ही अब ऐसे बाहर हो जाता है? महरोज ने अचंभे से सोचा था। मगरिब का मलगजा अंधेरा फैल रहा था जब वो एक स्टोर में दाखिल हुई थी और टोकरा उठाए सब्जी के सेक्शन से कद्दू, टमाटर, प्याज और आलू उठाए थे। वो उन्हीं 2 लंबे कद्दू का इंतखाब करती थी जिन्हें उसने सुल्तान राही के गंडासे के तौर पर इस्तेमाल किए थे।
वो कद्दू अब उसके फेवरेट हो चुके थे। चिप्स के कॉर्नर से चिप्स के पैकेट्स उठाकर वो काउंटर पर गई थी, पर वहां कतार खड़ी देखकर वो एकदम दरवाजे के करीब फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी और वक्त गुजारने के लिए फ्रिज के सामने खड़ी उसमें बोतलें देखने लगी, जब किसी ने जाते जाते उसके कंधों से इतने जोर का झटका दिया था कि वो लड़खड़ाकर दरवाजे का सहारा लेकर बमुश्किल गिरने से बची थी। और इसी वक्त बस बजना शुरू हो गए थे। महरोज ने नासमझी से कतार में खड़े लोगों को और अपनी तरफ यूनिफॉर्म में मलबूस लोगों को बढ़ते हुए देखा था। वो बीपर्स की फटी हुई आवाज की वजह से बौखलाकर मुड़कर भी नहीं देख सकी थी कि उसे धक्का देने वाला कौन था। उसके औसान खता हो गए थे। स्टोर में जैसे सब साकित था, सब अपना काम छोड़े महरोज को देख रहे थे। बस स्टोर में बीपर बज रहा था और वर्दी में मलबूस लोग उससे टोकरा ले रहे थे। उसके कंधों से बैग खींचकर काउंटर पर बैग उल्टाकर उससे गिरने वाली चीजें फैला रहे थे। वो थूक निकलते हुए धड़कते दिल के साथ बस इतना ही देख रही थी कि कुछ दूध के डब्बे उसके बैग से काउंटर पर गिरे थे। कतार में खड़े मर्द व ख्वातीन ने मुंह पर हाथ रखा था, उसे हैरत से हकारत से देखा था। वर्दी में मलबूस शख्स उसे चोर कह रहा था। चोर के लफ्ज पर महरोज का दिल खौफ से बंद हुआ था। उसके कान साए साए कर रहे थे, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसे बस मुंह हिलते हुए नजर आ रहे थे। वो क्या कह रहे थे ये सुनाई नहीं दे रहा था। किसी ने उसे बाजू से झटका देकर आगे धकेला था, तो जैसे उसके कान के पर्दे खुल गए थे। उसे आसपास बातों की आवाजें आने लगी थी। जर्मन पुलिस ऑफिसर उसके दोनों बाजू पकड़े उससे इस्तफसार कर रहे थे कि उसने किसकी वजह से चोरी की। मैंने चोरी मैं तो यहाँ वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी। वो अजीब खजालत का शिकार थी। वो सबकी नजरों का महवर थी। खुद को बेकसूर साबित करना उसके लिए ज्यादा दुश्वार था। इस वक्त उसके पाँव में इस कदर कपकपाहट थी कि अगर पुलिस ऑफिसर ने उसके बाजू पकड़े ना होते तो वो गिर जाती। ये चोर नहीं है, किसी खातून की शाइस्ता जर्मन में कहे गए जुमले पर उसने चेहरा दाएं तरफ मोड़ा था। 40 के लगभग खातून ब्राउन बालों को जोड़े में बांधे, काला घुटनों तक आता लॉन्ग कोट जिसके कमर पर बेल्ट भी था, बाएं कंधे पर पहना छोटा सा बैग। ब्राउन आंखों वाली सोबर सी खातून उसकी गवाही दे रही थी। सीसीटीवी फुटेज लगाएं और देखें कि असल चोर कौन है। उनकी बात पर पुलिस ऑफिसर ने एक दूसरे को देखा था और चंद सेकंड्स में ही सीसीटीवी फुटेज उनके सामने चल रही थी। सर को होठ से छुपाए शख्स ने उस सोबर खातून की आवाज पर दौड़ लगा दी थी। उसके दाएं बाएं बगलों और स्वेटर के अंदर बहुत से खाने के डब्बे छिपे हुए थे। वो पकड़े जाने के खौफ से दौड़ पड़ा था और दरवाजे के करीब पहुंचते ही महरोज के खुले हुए बैग में दो दूध के डब्बे डालते हुए वो भाग निकला था। बेपर एकदम और इस कदर तेज था कि महरोज बैग के एकदम भारी हो जाने का नोटिस भी नहीं ले सकी थी। वो स्टोर के निचले फ्लोर से मरे मरे कदमों के साथ बाहर निकली थी। वो एक तूफान सर करके निकली थी। ये पाकिस्तानी पुलिस नहीं थी जिससे वो फिर भी जान खलासी कर लेती। वो सुन से असबाब लिए पार्किंग एरिया में उन खातून के इंतजार में खड़ी हो गई थी। वो पार्किंग में गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए खड़ी थी। जब जूड़े पर हाथ फेरते हुए वो खातून बाहर निकल आई थी, महरोज फौरन से उनकी तरफ बढ़ी थी। शुक्रिया। उस खातून ने रुककर महरोज को देखा था और मुस्कुरा दी थी। नेवर माइंड। उनकी मुस्कुराहट किसी से मुशाहिबा थी। महरोज जहन पर जोर डालने लगी। आपका नाम? वो खातून आगे बढ़ने वाली थी कि उन्हें अपनी पुश्त पर महरोज का सवाल सुनाई दिया था। फरहा खान। उन्होंने मुड़कर महरोज को देखा था। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट और सारे इत्तेफाक महरोज के साथ ही होने होते हैं। मतलब ये कहीं भी जाती है तो कुछ इसके साथ बुरा हो जाता है और फिर कोई बंदा आता है और इसे बचा लेता है। पहले अब्दुल्ला आया था और उसने उस रात को बचा लिया था। फिर अब ये खो गई थी तो फिर ये दारोक आ गया है, जिसका नाम इसने लेने ही नहीं दिया, नाम तो पता नहीं देती हमें। और अब थर्ड टाइम में ये फरहा आ गई है, तो मतलब इतना बुरा होता है इसके साथ, तो मुझे दुःख होता है। फिर एकदम से कोई आ जाता है और इसे बचा लेता है, तो फिर खुशी भी होती है कि हाँ, चलो कोई तो आया। और अभी तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा महरोज़ की मामा पर आ रहा है, क्योंकि माना वो उसके अच्छे के लिए सब कुछ कर रही है, उसका अच्छा सोच रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़बरदस्ती उस पर अपना फैसला थोपे। और फिर वो कर रही है, उसका कहीं से कहीं तक भी मुझे अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शादी करेगा और फिर उसके बाद जब वो पहुँच गया तो उसका अपना सेटल हो जाएगा तो वो डाइवोर्स दे देगा। सीधी-सी बात है, दिख रहा है वो। ये तो टेम्परेरी हुआ, कोई अच्छा मुस्तकबिल तो नहीं दिख रहा इसमें। आगे को घूम फिर के फिर महरोज़ फिर वहीं आ जाएगी जहाँ अब है। तो इसमें तुम उसका आसानी पैदा नहीं करो और मुश्किल कर रहे हो, क्योंकि आगे को उसकी और मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी डाइवोर्स के बाद। अभी जो थोड़ी बहुत है अच्छी, तो इसमें तो मुझे कहीं से भी इसका अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
और मैं नहीं मानती हूँ कि हाँ, ऐसे टेम्परेरी रिश्ते को अच्छा कहेंगे, जब साब सब कुछ मालूम है, इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि ये सही था। चलिए जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।